प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके सामने कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित पाठ 3 पहली बूंद की व्याख्या और इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न के उत्तर को लेकर हाजिर हुई हूँ। कविता पठन से पहले कवि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस पाठ के रचयिता गोपाल कृष्ण कौल जी हैं। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल जी का जन्म 1923 और मृत्यु 2007 में हुई थी। उन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी। अपने एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो चलते हैं उनकी रचना पहली बूंद के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलती है। कविता का शीर्षक है पहली बूंद। तो हम साथ में कविता का सस्वर पठन करते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन के लिए अंगड़ाई, नवजीवन के लिए अंगड़ाई। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि वह पावस का प्रथम दिन, पावस का मतलब होता है वर्षा, वर्षा ऋतु प्रथम दिन यानी कि वर्षा ऋतु के पहले दिन जब पहली बूंद धरा पर आई, यानी कि धरा मतलब पृथ्वी पर जब पहली बूंद आती है तो जो धरती पूरी सूखी हुई थी, सारे बीज सूखे हुए थे, अंकुर फूट पड़ा धरती से, यानी कि बीज अंकुरित होने लगे, उनमें स्प्राउट निकल गए और नए जीवन के लिए अंगड़ाई लेने लगे। यानी कि वर्षा ऋतु की पहली बूंद जब धरा पर पड़ती है तो बीज से अंकुर निकलने लगता है और नए जीवन के लिए अंगड़ाई लेने लगता है। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई, पहली बूंद धरा पर आई। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं, धरती के सूखे अधरों पर, अधरों का मतलब होता है होठ, यहाँ पर अधरों पूरी पृथ्वी को कहा गया है कि वो अपने होठ से बारिश की बूंद जो अमृत के समान है, बारिश की जो बूंद है उसको अमृत के समान बनाया है। पूरी धरती ने अपने अधरों से उसको पिया और पीने के बाद वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, वसुंधरा की रोमावली सी, उस पानी को अमृत समान बारिश की बूंद को पीते ही पूरे धरती पर घास हरी दूब पुल की मुस्काई, यानी दूब, दूब एक प्रकार के घास का नाम है। तो दूब, हरी घास दूब के रूप में पूरे शरीर, पूरे पृथ्वी में, पृथ्वी को रोए निकल गए, यानी कि चारों तरफ हरियाली छा गई। रोमावली सी मतलब रोए निकल गए, कैसे? हरी दूब घास के रूप में। कब हुआ? बारिश की पहली बूंद आने पर। चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई, पहली बूंद धरा पर आई। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, यानी कि आसमान में सागर उड़ रहा है और लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, स्वर्णिम पर यानी कि सुनहरे पर, पर मतलब पंख, बिजलियों के स्वर्णिम पर को लेकर आकाश
आसमान का उड़ता सागर बिजलियों के सुनहरे पंख को लगाकर बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई पहली बूंद धरा पर आई। यानी कि आसमान का उड़ता सागर बिजलियों के स्वर्णिम सुनहरे पंख को लगाए हुए हैं और इधर उधर दौड़ रहे हैं, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नगाड़े बज रहे हों। और ये सब किसकी तैयारी हो रही है? धरती की तरुणाई, जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तरुणाई का मतलब होता है जवानी, जवान। ये सब किसकी तैयारी हो रही है? धरती को जवान बनाने की तैयारी हो रही है। बारिश की पहली बूंद धरती पर लाने की तैयारी हो रही है। इन शब्दों द्वारा कवि ने शब्दों को अलंकृत किया गया है। ऐसे शब्दों का प्रयोग जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। जैसे इसमें बोला गया है कि सागर उड़ रहा है, सागर को उड़ता हुआ बताया है और बिजली चमक रही है, उसको सुनहरे पंख की तरह प्रयोग किया है। कौन? उड़ता सागर। अब बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, उसको नगाड़े जैसा बोला गया है कि ऐसा लग रहा है कहीं नगाड़े बज रहे हैं। और ये सब तैयारी हो रही है धरती को जवान बनाने की। तो आगे बढ़ते हैं, कवि अगले पंक्ति में क्या कहते हैं? नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई, पहली बूंद धरा पर आई। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि नीले नयनों सा यह अंबर। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि शब्दों, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कवि भाषा को अलंकृत करने के लिए करते हैं, सुंदर बनाने के लिए करते हैं। तो इन्होंने अंबर, पूरे अंबर को नीले नयनों सा बताया है। नीले नयन, नयन मतलब आँख, अंबर, अंबर मतलब आकाश, पूरे आकाश को नीले अंबर सा बताया है। काली पुतली से ये जलधर, जलधर मतलब बादल, और बादल को काली पुतली का नाम दिया है, बादल को काली पुतली का नाम दिया है। और काली पुतली से करुणा विगलित अश्रु बहाकर, काली पुतली से बादल भावनाओं में आ गए हैं, दया से पिघल रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। और इमोशनल में करुणा विगलित अश्रु बहाकर, यानी करुणा में बहकर, करुणा विगलित मतलब करुणा में बहकर, अश्रु बहाकर यानी कि आंसू बहा रहे हैं। और धरती की चीर प्यास बुझाई, और आंसू बहा रहे हैं मतलब कि बारिश की बूंदों के रूप में आंसू बहा रहे हैं। और इस पानी की बूंदों को पीकर धरती जो बहुत दिन से प्यासी थी, उसकी प्यास मिट जाती है। और प्यास मिटते ही बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, शस्य श्यामला का मतलब होता है नई घास, नई फसलें उगाती हैं। बूढ़ी धरती जो अभी बूढ़ी थी, जैसे ही बारिश की पहली बूंद पड़ती हैं चारों तरफ हरियाली छा जाती है, घास और दूब के रूप में उसके रोए खिलाते हैं, तो धरती फिर से जवान हो उठती है। फिर से वो खुश होकर ललचाने लगती है, लहराने लगती है और हर्षित हो जाती है। कब? जब बारिश की पहली बूंद धरा पर आती है। तो प्यारे बच्चों, हमने इसमें क्या पढ़ा? इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? कवि कहते हैं कि बारिश की पहली बूंद जब धरती पर आती है तो अंकुर फूटने लगता है और नए जीवन की अंगड़ाई लेने लगता है। धरती को जवान बनाने की तैयारी होने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकते लगती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नगाड़े बज रहे हैं।
और नीले आँखों से काली पुतलियों द्वारा बादल भावनाओं में बहकर आंसू के रूप में बारिश की बूंद को जमीन पे गिराता है, जिसे पीकर वर्षों से प्यासी धरती अपनी प्यास बुझाती है, अपनी प्यास बुझाती है और फिर से जवान हो उठती है, यानी कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ की व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेहतर ढंग से समझने के लिए इस पाठ से का जो भाग है मेरी समझ में और मिलकर मिलान करें को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि इस पाठ को बेहतर ढंग से समझने में आपको मदद मिले। तो मेरी समझ से जो भाग है उसमें क में 2 प्रश्न हैं जो बहुविकल्पीय हैं, उसका हम उत्तर देंगे। इसमें से 4 विकल्प में से कोई एक प्रश्न सही है। तो चलो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है बादल, अंकुर, बूंद और पावस। बादल तो है नहीं, बूंद भी नहीं, पावस भी नहीं, तो क्या होगा? अंकुर। अंकुर बारिश की पहली बूंद जब धरती पर पड़ती है तो अंकुर फूटने लगता है और नए जीवन के लिए अंगड़ाई लेने लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा अंकुर। दूसरा प्रश्न है, नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली किसे कहा गया है? किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो बारिश की बूंदें नहीं, वृद्ध धरती नहीं, नगाड़ा नहीं, बादल बिल्कुल। बादल के लिए काली पुतली का प्रयोग किया गया है कि बादल अपनी काली पुतली से भावनाओं में बहकर बारिश की बूंद के रूप में आंसू बहा रहे हैं। चलिए मिलकर करें मिलान। उसमें है 4 प्रश्न हैं और कविता की पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के भावार्थ लिखे हुए हैं, तो उनसे आपको मिलान करना है कि कौन सी पंक्ति के लिए कौन सा भावार्थ सही है। तो पहला प्रश्न है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। इसमें उड़ता सागर को रेखांकित किया गया है, अर्थात उड़ता सागर का भावार्थ क्या है? तो उड़ता सागर का भावार्थ हमने पहले ही पढ़ा, आकाश। आकाश के लिए उड़ता सागर का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। बजा नगाड़े, बादल गरज रहे हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है मेघ गर्जना, यानी कि बादल का गरजना ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नगाड़े बज रहे हों। तीसरा है, नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर। नीले नयनों को रेखांकित किया गया है, तो नीले नयन बादल को कहा गया है। किसको कहा गया है? बादल को कहा गया है। और अंतिम प्रश्न है, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। रोमावली सी को रेखांकित किया गया है। रोमावली सी यानी कि रोएं जैसी। रोमावली सी यानी कि रोएं जैसी किसे कहा गया था? हरी दूब को, घास को। तो देखिए तीसरा ऑप्शन है हरी दूब। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन प्रश्नों के द्वारा पाठ को बेहतर ढंग से समझने में आपको मदद मिली होगी। तो यह पाठ आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में अगले पाठ को लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो।